गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस। देखिए दोस्तों, बात करेंगे आज हम वही प्रश्न भारतीय संस्कृति के जो आपकी राजस्थान पुलिस पटवार और रीट भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और देखिए आज अपने कंप्लीट जो है 200 प्रश्न कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम, कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि बनी ठनी जो नामक प्रसिद्ध चित्राकृति है वो किस चित्रकला से संबंधित है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो सही जवाब जो था सभी का था कि भाई किशनगढ़ चित्रकला शैली हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में हम बात करें तो ये एक कागजी शैली है। ठीक है, ये क्या है? ये एक कागजी शैली है दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों नारी सौंदर्य पर जो है ये आधारित है, नारी सौंदर्य पर आधारित है। अब ठीक है, ये इतना हर चीज याद रखेंगे दोस्तों। देखिए इस चित्रकला शैली के स्वर्ण काल की बात करें तो सावन सिंह इसके स्वर्ण काल के शासक रहे थे दोस्तों। ठीक है, और जैसे आप नागरीदास भी कह सकते हैं, इन्होंने अपना नाम जो है बाद में चेंज भी कर लिया था। ठीक है ना। और दोस्तों ये चित्रकला जो है ये राधा के रूप में है दोस्तों। किसके रूप में? राधा के रूप में है। ठीक है, और इसमें बनी ठनी नाम से चित्र है दोस्तों। निहाल चंद इसके चित्रकार हैं। अगर आपसे चित्रकला के चित्रकार का पूछा जाए तो निहाल चंद इसके चित्रकार है। ठीक है ना। और दोस्तों इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, एक तो जाता है फयाज अली को। किसको? फयाज अली को। और एक जाता है एरिक डिक्सन को। एरिक डिक्सन ने ही तो है ना इस शैली को कहा है कि ये तो भारत की मोनालिसा है। इस चित्रकला शैली को भारत की मोनालिसा किसने कहा? ये कहा आपके एरिक डिक्सन है दोस्तों। चलिए और अब बात करें हम तो इस पे डाक टिकट भी जारी है दोस्तों। ठीक है, पूरी बात कर लेते हैं। डाक टिकट जारी जो है, ठीक है ना, तो ये जो है 5 मई 1973 को डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है इसके नाम पे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी हो गई है, ये क्वेश्चन पर डिस्कस हो गया। इस क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़े तो दोस्तों कल अपन 170-71 तक तो पढ़ चुके हैं। अब अपन आज आगे बढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़े तो यहाँ पे आपसे ये प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न ये करेंगे डायरेक्टली, देखिएगा, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से हर भाई हर बहन जवाब देंगे। हाँ जी बिल्कुल, 172 का सही जवाब। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी आपके ध्यानेश्वर ने। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। वारकरी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों कर्नाटक में मानी जाती है वैसे तो। ठीक है, वैसे तो कर्नाटक में मानी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उसके बाद महाराष्ट्र में वे चले गए थे। ठीक है, और महाराष्ट्र में स्थापना इनके द्वारा ही की जाती है, की गई दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? ऐसे प्रश्न दोस्तों बड़े आसान से दिखते हैं, लेकिन कभी कभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं। देखिए, तुलसीदास होगा, सूरदास होगा, रैदास होगा, मलुकदास होगा। बड़ा सिंपल है साहब, रैदास हो जाएगा दोस्तों, रैदास। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते हैं? रैदास के गुरु रामानंद दोस्तों, सभी को पता है ना। चलिए, रैदास एक श्रेष्ठ संत थे दोस्तों, और वही है जो मोची का कार्य करते थे। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान देंगे। भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है। यह किसकी शिक्षा है दोस्तों? ये बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है साहब, है ना। गुरु नानक की, या रविदास की, या गुरु अंगद देव, या फिर गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक कर देना, यहाँ पे गुरु नानक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो है ना ये शिक्षा किसकी है? ये शिक्षा गुरु नानक की है साहब। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए दोस्तों, भारत में मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया है? इनमें से कौन सी कला का? हाँ, मैं जानता हूं कि प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या? देखिए, एक तो आपका होगा 2, एक और एक है जो 3, तीनों के तीनों, मतलब कि
कमल का भी प्रयोग किया गया, कलश का भी प्रयोग किया गया और अलंकरण का प्रयोग भी किया गया मेरे दोस्तों। तो है जो आपके 1, 2 और 3 तीनों जो है बिल्कुल राइट होंगे। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों, तीनों कलाओं का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा जनाब, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने 1 दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा जो मुस्लिम विद्वान था जिन्होंने 1 दशक तक, पूरे 1 दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया दोस्तों, है ना? तो सही जवाब आपका होगा ए ऑप्शन, अल बिरूनी जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसे आप रट लीजिएगा साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अल बिरूनी, अल बरूनी या बिरूनी कहो, ठीक है ना? चलिए अब एक और अगला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जनाब, यहाँ पे आज के प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट जरूर होंगे, लेकिन दोस्तों काफी ज्ञान देकर जाएंगे ये प्रश्न। इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की किताबें है? किसान उस सादेन दोस्तों, किरान उस सादेन। देखिए दोस्तों, बात करें ना, ऐसे प्रश्न जो है ना थोड़े से बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसमें जरूर पूछे जाते हैं, है ना? तो ऐसे में बिल्कुल है जो आप यहाँ से क्लियर करेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा। किरान उस सादेन, तकी के हिंद, मिफ्ता उल फुतू या नूर सिपिहर? राइट आंसर 1, 3 और 4 होगा दोस्तों। 1, 3 और 4 मतलब कि बी ऑप्शन राइट होगा। अब इसमें कौन कौन सा? किरान उस सादेन अमीर खुसरो की किताब है, ठीक है। मिफ्ता उल फुतू अमीर खुसरो की किताब है और नूप सिपिहर अमीर खुसरो की किताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किताब उर रहला की रचना किसने की? साहब जल्दी से बताओ, किताब उर रहला की रचना जो है वो किसने की थी? मौलाना सरफूद अली यजीद, आमिर तैमूर, इब्न बतूता, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इस्लामी। दोस्तों बड़े बड़े नाम हैं, यहाँ पे सही जवाब जो जाएगा इब्न बतूता के साथ जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साहब, है ना? बहुत बढ़िया, सभी भाई बहन इसको लॉक कर देंगे। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था दोस्तों, पता है सभी को, ठीक है ना? और ये जो है ना, ये तुगलक काल के इतिहास का एक स्रोत है ना। ये पुस्तक है ना, ये इसमें तुगलक काल का ज्यादा वर्णन है दोस्तों, ठीक है? तो याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ऐसा ना हो दोस्तों, मैं कई बार देखता हूं आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, 10 दिन बाद में आपको वापस वही प्रश्न आता है, आप गलत कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा माइंड को सेट रखें, अच्छे से पढ़े, है ना? तो ताकि बार बार आपके लिए वही क्वेश्चन रिपीट ना हो। एक बार रिपीट हो गया, पूरे दिमाग में भी रिपीट हो गया, बस, है ना? निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है? पंचायतन तरीके का मतलब, एक पंचायतन क्या, एक शैली है, ठीक है? और सबसे पुराना उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, या पठारी का मंदिर, या भुवनेश्वर का शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, या सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर? मेरे दोस्तों सही जवाब 179 का देवगढ़ का दशावतार मंदिर होगा। ए ऑप्शन को यहाँ पे क्या किया जाएगा? लॉक किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ना, ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है? और एक गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है दोस्तों, विष्णु भगवान का गुप्त काल में बना हुआ। और यह गुप्त काल 320 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के बीच में ये बना है, ठीक है? और ये जो है ना, ये पंचायतन शैली का सबसे पुराना नमूना है। और पंचायतन शैली मंदिरों की वह शैली जिसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। कितना आनंद आया दोस्तों, देखिए पंचायतन शैली वो होती है, देखिए आप समझ गए होंगे, पंचायतन शैली वो होती है जो जिसमें मुख्य मंदिर जो है ना 4 अन्य मंदिरों से घिरा हुआ होता है, मतलब कि सहायक मंदिर भी पास में बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन 180 नंबर, ध्यान देंगे जरा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? ये बताना है साहब, है ना? शिखर होगा, गोपुर होगा, विमान होगा, मंडप होगा? विमान को लॉक करिएगा। निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता जो है ना, देखिए दोस्तों द्रविड़ शैली में क्या आता है? विमान की विशेषता है, ठीक है, विमान जैसा। और दोस्तों पंचायतन शैली में क्या है? मुख्य मंदिर जो है सहायक 4 मंदिरों से घिरा होता है, ठीक है ना? तो ये जो जरूर याद रखेंगे साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों यह मंदिर, इस मंदिर में मतलब मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर नुमा रचना भी होती है, ठीक है ना? कौन से? द्रविड़ में।
अब देखिए साहब, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी कालिदास की पुस्तकें हैं? ऋतुसंहार है, या मेघदूत है, या 10 कुमार रच ऋतम है, या फिर कुमार संभव है, या इनमें देखिए दोस्तों, इसमें से आपको ये बताना कि भाई 1 या 2 है, या 2 3 4 है, या सारे के सारे, या फिर 1 2 4 है। तो ये बताना है बस, है ना। ऊपर वाले में तो वैसे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ये बताना है ABCD। दोस्तों सही जवाब क्या जाएगा मेरे दोस्तों? सही जवाब जाएगा केवल क्या? केवल 1 2 और 4। ठीक है, मतलब ध्यान देंगे 1 2 और 4, मतलब कि डी ऑप्शन। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कालिदास की पुत्री है पुस्तकें? 1 ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव। ये जो है मेघदूत कालिदास की पुस्तकें हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चंस को देखें, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान देंगे, 10 कुमार रचरितम जो है ना, ये दंडी द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। किसके द्वारा? दंडी विद्वान द्वारा 10 कुमार चरितम। ठीक है, यहाँ पे ये 10 कुमार चरितम होगा, ये है ना, ये दंडी द्वारा लिखी गई है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, और ये प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है मेरे दोस्तों? ये बताना है। मुरुगन, या नटराज, या वेंकटेश्वर, या फिर विष्णु। जाएगा नटराज के साथ साथ, और नटराज के साथ जाएगा दोस्तों। नटराज की मूर्ति चोल काल में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति, और इसका अर्थ होता है, पता ही सभी के भाई, तांडव नृत्य की मुद्रा में भगवान शिव का होना, यही होता है नटराज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए हैं? महाबलीपुरम के पैगोडा जो है किसके द्वारा, पैगोडा कह सकते हैं या फिर रथ भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुल जो है 7 रथ कहो या फिर पैगोडा कहो दोस्तों बने हुए हैं। ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और महाबलीपुरम के पैगोडा मंदिर पल्लव वंश के राजा के द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, पल्लव वंश के राजा, और जिनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम। अच्छा क्वेश्चन है साहब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 184, पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा जाता है? पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा जाए? गौतम बुद्ध को, महावीर को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को। मेरे दोस्तों सही जवाब होगा बी ऑप्शन। लॉक किए जाए, यहाँ पे सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आप एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो वो याद होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ वापस से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जनाब, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? इनमें से कौन सा जो है तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? पट्टू, या फिर शिलापीडिकरम, या फिर तोलकाप्पियम, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सही जवाब जाएगा तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम, सी ऑप्शन लॉक किया जाए। न्यू नोट, बिल्कुल दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये एक व्याकरण, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है दोस्तों, ये द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है। ठीक है, और दोस्तों बात करें ना, ये तोलकाप्पियर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तोलकाप्पियर के द्वारा। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि ये तोलकाप्पियर किसके थे? ये अगस्त्य जो ऋषि थे उनके शिष्य थे, सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या थे? अगस्त्य ऋषि के सदस्य थे, याद रखेंगे। उनके तालकाप्पियर, ये अगस्त्य ऋषि के सदस्य थे, उनके द्वारा ये तोलकोपियम लिखा गया दोस्तों। ठीक है, ये तोलकोपियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। देखिए कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है दोस्तों? ये बताना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यजुर्वेद को लॉक किया जाए साहब। यजुर्वेद होगा राइट, यजुर्वेद आधा गद्य और आधा श्लोक में। यह यज्ञ से संबंधित वेद है दोस्तों, यज्ञ से संबंधित वेद है। अगला क्वेश्चन, कल्याण की राजत रंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? कल्याण की राजत रंगिणी की रचना दोस्तों
कौन सी शताब्दी में? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। देखिए दोस्तों 12वीं सदी की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों ये कश्मीरी ब्राह्मण कवि कलन थे, ठीक है, ये कवि कलन कौन थे? ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। और यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है ये वाली राजत रंगिणी की पुस्तक। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए ये आपका देखिए दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें से राइट आंसर क्षेमेंद्र हो जाएगा, प्रवर सेन या श्रीहर्ष या विशाखा दत्त। मेरे दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर करेंगे क्षेमेंद्र, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए बात करें ना, ये भी है जो एक कश्मीर के थे, कश्मीर के ब्राह्मण थे दोस्तों, ठीक है, और संस्कृत के कवि थे। और इन्होंने अपनी रचना दोस्तों बात करें ना, कला विलास नर्ममाला में समाज की बुराइयों और भ्रष्ट तंत्र को उजागर किया है। मतलब अपनी इनकी रचना एक तो कला विलास और एक है आपका इसमें नर्ममाला। दोस्तों इस दोनों में समाज के प्रति मतलब बुराइयों का पूरा है जो उजागर करने की कोशिश की है। और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है साहब। वल्लभी काल जो है किसको कहा जाता है? इसको भी कि भाई गुप्त काल को भी कहा जा सकता है, या कुषाण काल को भी, या मौर्य काल को भी। मेरे दोस्तों सही जवाब जो भी मेरे प्यारे भाई बहन गुप्त काल बता रहे उनका राइट होगा। ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे सभी भाई बहन बने रहेंगे। तो वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार ये क्या है साहब? देखिए एक बार ध्यान से, पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता है। शिव भगवान जो है ये पशु के देवता है। यहाँ पशु का आश्रय जो है किससे है ये बताना है, जानवर से है या पक्षी से या जीव से या मनुष्य से। मेरे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे तो क्या है, माइंड की जरूरत है। बाकी है जो अपन ने नहीं पढ़ा तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। पशु का अर्थ यहाँ पे बताया है जीव से दोस्तों। और शिव भगवान को, भगवान शिव को, भगवान महादेव को, भगवान शंभु को सभी जीवों का देवता माना जाता है, सभी जीवों का देवता माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 191 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, वैदिक काल में किस यज्ञ में, यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों सुरा क्या था? ये सामग्री थी, यज्ञ की सामग्री थी, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है, वैसे देखिए बड़ा नया क्वेश्चन है और अपने लिए तो इंडिया जी के है, लेकिन सही जवाब मैं बता दूं आपको, चौत्रामणि होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? चौत्रामणि। सभी भाई बहन जवाब तो दे सकते हैं जो भी आपको आए, ठीक है ना। और दोस्तों चौत्रामणि यज्ञ पहले असुरों द्वारा किया जाता था, ठीक है। ये जो है ना ये यज्ञ ये पहले असुरों दैत्यों द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। और उसके बाद देवताओं द्वारा किया जाने लगा था ये। और उस समय जो है उसमें प्रमुख जो सामग्री का उपयोग होता था, सुरा सामग्री का प्रयोग होता था। 192 आपके स्क्रीन पे। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? मेरे दोस्तों ये युद्ध बड़ा खतरनाक युद्ध था साहब, है ना। ऋग्वेद के अनुसार दशराज जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपके गंगा, सरस्वती, वितस्ता या परुष्णी। मेरे दोस्तों सभी जवाब देंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी करा चुका हूं। अब यहाँ पे बात करें ना, भरत जन के राजा थे सुदास। भरत जन उस समय जन थे ना, जनपद थे। भरत जन के राजा थे सुदास दोस्तों, ठीक है। और सुदास और इनके सामने कुल है जो 10 राजा और थे दोस्तों, ठीक है। तो राजा जैसे पुरा है, यदु है, तुर्वासा है, अनु है, द्रहु है, ठीक है। ये आपको मैं आगे लिस्ट दे देता हूं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इन सभी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें फिर भी सुदास जो है जीते थे। और ये आपका राइट आंसर परुष्णी होगा। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पहला तो है यदु आपका, ठीक है। और दूसरा पुरा है एक तो, ठीक है। एक ये पुरा हो गया, एक यदु हो गया, एक आपका हो जाएगा यहाँ पे तुर्वासा, ठीक है। और एक आपका अनु हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे ले सकते हैं सारे के सारे।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? जवाब देंगे सभी। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? विशनदास को, बसावन को, दशरथ को, मनोहर को। विशनदास को लॉक कर दो साहब। ये पढ़ा क्या क्वेश्चन? नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब ये इतिहास पढ़ रहे हैं भारत का, संस्कृति पढ़ रहे हैं भारत की, तो आएगा साहब, है ना। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। और विशनदास जो थे ये उस समय यहाँ के चित्रकार थे और 1613 में भेजा था इससे दोस्तों। फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था और वहाँ वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार में हाथी लेकर लौटा था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए दोस्तों। सही काल क्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित चिश्ती संतों का व्यवस्थित करना है इसमें, ठीक है। कैसे कैसे आए थे यहाँ पे? राइट आंसर 3 1 4 2, सी ऑप्शन को लॉक करिएगा। देखिए सबसे पहले आए हैं यहाँ पे बाबा फरीद गज शंकर, ठीक है, शक्कर है यहाँ पे, शंकर नहीं। और उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया आए, उसके बाद आए शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, और उसके बाद आए हैं सैयद मोहम्मद जिसूद राज दोस्तों। ये कौन है? ये चिश्ती संत हुए दोस्तों, ये याद रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चारों जो संत है ना, ये चारों को चारों याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदों का प्रमुख टीकाकर शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? राइट आंसर, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? पल्लव साम्राज्य से, या चोल साम्राज्य से, या विजयनगर साम्राज्य से, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। विजयनगर को आप यहाँ पे लॉक कर दो, है ना। वेदों का टीकाकार जो शयन है ये विजयनगर साम्राज्य से था और इसके कार्यों का संपादन मैक्स मूलर ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था, और वह बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के काल में था मेरे दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? मैं दोस्तों एडवांस जो बताऊं वो भी लिखते रहना, या जैसे भी आप याद करते रहना। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? वृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ, या एरावतेर। दोस्तों कौन सा होगा राइट आंसर? जल्दी बताएंगे आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 196 का कैलाशनाथ जाएगा दोस्तों। मतलब कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों। वृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। कहाँ पे? तंजौर में। अब बात करें ना इसके निर्माण की, तो चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था इसे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़े दोस्तों। क्या लेकिन इसके वृहदेश्वर की बात हो गई है, ये तंजौर में इसका निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम चोल राजा ने, ठीक है। अब बात करें कोरंगनाथ की, तो दोस्तों ये जो है ये परांतक चोल ने बनाया था दोस्तों। परांतक चोल ने बनाया था ये, ठीक है। अब देखिए कैलाशनाथ की बात करें तो देखिए ये कांचीपुरम में दोस्तों, ठीक है। कांचीपुरम में, कांचीपुरम मतलब कि तमिलनाडु, सभी को पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। और इसकी बात करें ऐरावतेश्वर, ये राजा राज चोल द्वितीय ने बनाया था। राजा राज चोल द्वितीय ने बनाया था दोस्तों, ये भी याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा धमाके के साथ। देखिए दोस्तों पीछे का आपको मैं ना ये लीजिए, ठीक है। ये मंदिर जो है ना, ये लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉरी यहाँ से अब ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं।
चलिए हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 197। विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया वह कौन सा अवतार है विष्णु का, इनमें से वो बताना है आपको। राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर जाएगा तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, वराई जाएगा ना। देखिए दोस्तों अब इसके बारे में इतनी तो जानकारी आपको होगी ही ना। वराह अवतार विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार माना जाता है और उन्होंने पृथ्वी की हिरण्याक्ष नामक राक्षस से रक्षा की थी दोस्तों, पता ही है ना, प्रहलाद। चलिए अब अपन भक्त प्रहलाद से संबंधित ये हुआ था। अब आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से मां ज्ञान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? क्रकु चंद या फिर अमिताभ या मैत्रेय या कनक मुनि? दोस्तों 198 का राइट आंसर होगा मैत्रेय। ठीक है, क्या होगा? मैत्रेय। इसको आप राइट करेंगे दोस्तों। मां ज्ञान बौद्ध पंथ के अनुसार मैत्रेय भविष्य के बुद्ध है। जब विश्व के लोग धर्म को भूल चुके होंगे तो मैत्रेय बुद्ध लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे दोस्तों। ये कौन? ये मैत्रेय। चलिए अगला क्वेश्चन, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? अब इससे आसान क्या हो सकता है जनाब, क्या हो सकता बताओ? संथारा प्रथा जो है किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख? बिल्कुल सभी का राइट आना चाहिए। यहाँ पे तो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, है ना। और इसमें उपवास से स्वैच्छिक मौत की जैन धार्मिक अनुष्ठान है इसमें, ये है ना। तो अब इस पे भी रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, सभी भाई बहन जवाब देंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा निराला भी है। देखिए निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर कवि ने आद्याधारा निराधरा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया? ये किस राजा के निधन पर किया गया? और राइट आंसर क्या जाएगा? और बिल्कुल यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, भोज परमार हो जाएगा दोस्तों। इसका अर्थ होता है आद्याधारा निराधरा, मतलब कि दोस्तों जैसे कि आपसे बात करें ना कि जब है ना भोजराज की मृत्यु हुई या निधन हुआ, उस समय कवि ने कहा कि आज भोजराज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी जो थी वो धार के राजा थे, ठीक है, धारा नगरी निराधार हो गई, सरस्वती बिना आलम्ब की हो गई और सभी पंडित खंडित है उनके बिना, ये ऐसा एक कवि ने कहा था। चलिए दोस्तों ये थे आपके 200 प्रश्न कंप्लीटेड हो चुके हैं दोस्तों। देखिए बात करें मध्यकालीन के 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के, आधुनिक इतिहास के भी 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों, ठीक है। अब इसके भी 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्राचीन भारत के अपने दोस्तों 100 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए। बीच में दोस्तों भूगोल के अपन ने 100 प्रश्न पढ़े। कुल कितने प्रश्न हो गए दोस्तों? देखिए अब है जो आपके लगभग जो है, देखिए 200 300 400 और बिल्कुल 400 और 500, कितने? कुल 900 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों अपने, ठीक है। कितने? 1000 की सीरीज में 900 प्रश्न हो चुके हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने जिन भी भाई बहनों ने स्टार्ट से देखा, आपके लिए बता दूं 1000 प्रश्न तो अपने 2 दिन में अब जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। फिर अपन कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कंप्यूटर का लाइव टेस्ट, और बात करें तो साइंस वगैरह, और अब जो अपन पुलिस के लिए मॉडल पेपर भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी भाई बहन तैयार रहेंगे। अब देखिए दोस्तों आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक प्रश्न लिखता हूं और आपको जवाब देना है, ठीक है ना। और उन माता के बारे में जितना कुछ लिख सको वो भी लिख लेना। जामवंती किस लोक देवी का प्राचीन नाम है?
अब देखिएगा दोस्तों, जामवंती किस लोक देवी का प्राचीन नाम है, ये बताने आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और सही जवाब देखते हैं कौन कौन भाई बहन दे देंगे। और इन देवी के बारे में बाहर आके कमेंट सेक्शन में बड़ा सा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है ना। और क्लास कैसी लगी वो तो साथ में लिखना ही है साहब, है ना। जामवंती किस लोक देवी का प्राचीन नाम था, ये आपकी राजस्थान का प्रश्न पूछा है दोस्तों, ज्यादा नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहनों ने आंसर दे दिया होगा। अब अपन आगे बढ़े तो बस इस क्लास को एंड करेंगे दोस्तों, और फिर शाम को मिलते हैं रात्रि क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो भी प्यारे भाई बहने दिन में फ्री रहते हैं, जिनका पढ़ाई जिनकी नहीं हो पा रही, तो दोस्तों बता दूं 2-3 वीडियो तो आप देख ही सकते हैं दिन में, है ना। तो 2-3 वीडियो यदि आप देखते हैं दिन में तो आपके लिए एक रेगुलरिटी भी बनी रहेगी, ठीक है ना। देखना मन से, ऐसा ना कि सर ने कहा है और अपन देख लेते हैं बहुत टाइम के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखना है मन से और ध्यान से पढ़ना है, तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और बाकी ये सब देखिए आधे घंटे की क्लास होती है, इसमें इतना भी खास नहीं होता होगा शायद, है ना, सुबह शाम। तो इसीलिए कहता हूँ आप है जो, यदि आपकी कोई भी एग्जाम अभी नहीं है फिर भी आप है जो हमारे साथ जुड़े रहे और रेगुलरिटी बनाए रखें। 1-2 वीडियोज और देखा करें, बहुत सारी वीडियोज है जो अपलोड है। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।